नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस ऑडियो बुक के प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं। चैप्टर 31। स्ट्रेंज बॉय। आदित्य और क्यारा उस घर के अंदर चले जाते हैं। वह घर बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से भी उतना ही ज्यादा सुंदर था। आदित्य को उस घर में आकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पैलेस में आया हो। उस घर की आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग कमाल की थी। टेरेस पर एक स्विमिंग पूल और गार्डन था। वहां से बाहर का व्यू बहुत अच्छा दिखता था। आदित्य टेरेस पर खड़े होकर वहां के स्वच्छ वातावरण में गहरी सांस ले रहा था, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग था। आदित्य, ये घर तो बहुत ज्यादा सुंदर है। मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? क्यारा उत्साहित होकर आदित्य से पूछती है। तुम सही कह रही हो, ये घर बहुत सुंदर है। मुझे भी यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है, आदित्य जवाब देता है। फिर वे दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। क्यारा, क्या तुम यहां मेरे साथ रहने वाली हो? आदित्य क्यारा से पूछता है। उसके सवाल पर क्यारा आदित्य को घूरने लगती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या मैडम माया को पता है कि तुम यहां मेरे साथ रहने वाली हो? आदित्य क्यारा को अपनी ओर घूरते देख पूछता है। तुम उसकी चिंता मत करो, उन्हें मेरे यहां रहने से कोई परेशानी नहीं होगी, क्यारा मुस्कुराते हुए जवाब देती है। फिर वे दोनों घर एक्सप्लोर करने लगते हैं। इधर आदित्य और क्यारा अपने नए घर को एक्सप्लोर कर रहे थे तो दूसरी ओर सिटी हॉस्पिटल में एक लड़का गुस्से में किसी को गालियां दे रहा था। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तुम लोग एक लड़के को सबक तक नहीं सिखा पाए। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि विहान मलिक था। वह गुस्से में अपने सामने खड़े एक लंबे पतले लड़के से कहता है, भाई, उसके साथ एक लड़की थी। वह लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उसी ने हमारा यह हाल किया है। उसने कहा था कि अगर आदित्य को कुछ भी हुआ तो वह किसी को नहीं छोड़ेगी। आप भी आदित्य से दूर रहिए, नहीं तो। वह लड़का कहते कहते चुप हो जाता है। उसकी बातें सुनकर विहान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक लड़की ने तुम्हें इतना डरा दिया। लेकिन मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं। मैं आदित्य और उस लड़की दोनों को सबक सिखाऊंगा, विहान गुस्से में कहता है और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। इधर हेवेल्स सोसाइटी में आदित्य और क्यारा पूरा घर एक्सप्लोर करने के बाद हॉल में आते हैं। हॉल में वही लंबा आदमी सोफे पर बैठा क्यारा का इंतजार कर रहा था। मैडम क्यारा, अब हमें यहां से चलना चाहिए, वह लंबा आदमी क्यारा से कहता है। नहीं, मैं नहीं आ रही हूं, मैं यहीं रहने वाली हूं, क्यारा उस आदमी की बात सुनकर जवाब देती है। लेकिन मैडम, लेकिन कुछ नहीं। दीदी को कह देना कि मैं आदित्य के साथ इस घर में रहने वाली हूं, क्यारा उसकी बात काटते हुए कहती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वह लंबा आदमी यस मैडम कहकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद आदित्य और क्यारा मॉल जाते हैं अपने नए घर के लिए शॉपिंग करने। वे दोनों शॉपिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी आदित्य के सीने में दर्द होने लगता है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। आदित्य को वहां एक बहुत ही भयानक नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। आदित्य, तुम्हें क्या हुआ? आदित्य को इस हालत में देखकर क्यारा चिंतित होकर पूछती है। नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा था, अब ठीक है, आदित्य क्यारा को बताता है। तभी उसे एक अजीब लड़का दिखता है जिसने अपने पूरे चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था और वहां से जा रहा था। क्यारा, मैं बस 5 मिनट में आता हूं, ये कहकर आदित्य उस नकाबपोश लड़के का पीछा करने लगता है। कुछ देर पीछा करने के बाद वह लड़का एक मोड़ लेता है। आदित्य भी भागते हुए उसी तरफ जाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि वह लड़का अचानक गायब हो चुका है। इतनी जल्दी वह कहाँ जा सकता है? आदित्य सोचता है और वापस जाने के लिए मुड़ता है। जैसे ही वह मुड़ता है, उसके पीछे एक लंबा विशालकाय आदमी खड़ा होता है। वह आदमी किसी पहाड़ की तरह लग रहा था। उसके शरीर से ही उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। आप कौन हैं? आदित्य उस विशालकाय आदमी से पूछता है, जो अपना सीना चौड़ा करके उसके सामने खड़ा था। मैं कौन हूं? आदित्य, क्या तुम मुझे भूल गए? उस लंबे चौड़े आदमी के पीछे से एक लड़का निकलता है और आदित्य से कहता है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि विहान मलिक था। आदित्य, तुम कैसे भूल सकते हो मुझे? विहान अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ आदित्य से कहता है। विहान, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आदित्य विहान से पूछता है। मुझे क्या चाहिए? तुमने उस हॉल में कल्पना के सामने मेरी बेइज्जती की। मुझे उस बेइज्जती का बदला चाहिए, विहान गुस्से में जवाब देता है। ओह,
तो तुम इस वजह से मेरे पीछे पड़े हो? विहान, मैं तुम्हें साफ कर देना चाहता हूं कि कल्पना तुम्हें पसंद नहीं करती। ये बात तुम्हें भी पता है। फिर भी तुम उसके लिए अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? वैसे भी मैंने तुम्हारी बेइज्जती कब की? मैंने तो बस तुम्हारा ऑफर लेने से मना किया था। इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? आदित्य विहान को समझाने की कोशिश करता है। बेइज्जती वाली क्या बात है? आज तक मुझे मना करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन तुमने मुझे मना किया, और वह भी कल्पना के सामने। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी, विहान गुस्से में कहता है और अपने साथ आए उस बड़े आदमी को आदित्य को सबक सिखाने के लिए कहता है। चैप्टर 32। एक पंच। आदित्य विहान से कोई लड़ाई करने के मूड में नहीं था। वह उससे माफी भी मांगता है, लेकिन विहान नहीं मानता। वह उस लंबे आदमी को आदित्य को सबक सिखाने के लिए कहता है। वह आदमी आदित्य की तरफ बढ़ने लगता है, उसे सबक सिखाने। उसे अपनी ओर आते देख आदित्य एक लंबी सांस लेता है और उसकी आंखें नीली रोशनी से चमकने लगती हैं। फिर पलक झपकते ही आदित्य उस लंबे आदमी के पास पहुंच जाता है और उसकी ओर एक पंच मार देता है। वह आदमी देखता है कि वह पंच किसी पहाड़ की तरह बड़ा और सब कुछ तबाह कर देने वाली ताकत के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। उस पंच की ताकत के सामने वह खुद को एक चींटी की तरह बहुत छोटा महसूस करने लगता है। उस भयानक ताकत की वजह से उसके पैर कांपने लगते हैं और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। वह डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन कुछ देर बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं होता। जब वह देखता है तो वहां सब कुछ पहले जैसा ही सामान्य था। वह आदमी आदित्य की तरफ देखता है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम कौन हो और ये तुमने कैसे किया? आदमी आदित्य को मुस्कुराते हुए देख पूछता है। मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है। जरूरी बात यह है कि क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? आदित्य मुस्कान बनाए रखते हुए उस आदमी से पूछता है। विहान उन दोनों की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। अंकल, आप इसको सबक सिखाइए, विहान उस आदमी से कहता है। हाँ, वह आदमी और कोई नहीं बल्कि विहान का अंकल योगेंद्र मलिक था। मलिक परिवार में उनकी बहुत इज्जत थी। विहान उनके ताकत के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए उसने उन्हें आदित्य को सबक सिखाने के लिए बुलाया था। विहान की बातें सुनकर योगेंद्र मलिक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। विहान बेवकूफ, किसी से भी दुश्मनी मोल लेने से पहले उसकी ताकत और बैकग्राउंड की जानकारी लेनी चाहिए। तुम इस लड़के की ताकत को नहीं जानते। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये लड़का एक झटके में तुम्हें खत्म कर सकता है। इससे माफी मांगो और यहां से चलो, योगेंद्र मलिक गुस्से में चिल्लाते हुए विहान से कहता है। लेकिन अंकल, विहान कुछ कहना चाहता था, लेकिन योगेंद्र मलिक की गुस्से से लाल आंखें देखकर वह चुप हो जाता है और अनिच्छा से आदित्य से माफी मांगने लगता है। मिस्टर आदित्य, अनजाने में मुझसे और विहान से कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए, योगेंद्र मलिक आदित्य के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आदित्य मुस्कुराते हुए योगेंद्र मलिक से कहता है। ये सुनकर योगेंद्र मलिक राहत की सांस लेते हैं और विहान के साथ वहां से चले जाते हैं। आदित्य भी वहां से जाने लगता है, तभी एक काली परछाई दिखाई देती है। वह परछाई किसी इंसान की थी। वह इंसान आदित्य को जाते हुए देख रहा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। मॉल के बाहर आदित्य मॉल पहुंच जाता है, जहां बाहर क्यारा उसका इंतजार कर रही थी। आदित्य, तुम इतनी देर कहाँ चले गए थे? क्यारा आदित्य को वापस आते देख पूछती है। नहीं, मुझे एक काम याद आ गया था, इसलिए जाना पड़ा, आदित्य बहाना बनाते हुए जवाब देता है। कौन सा काम? क्यारा जिज्ञासु होकर पूछती है। वह कोई इतना जरूरी काम नहीं था, तुम उसकी चिंता मत करो, आदित्य कहता है। फिर वे दोनों मॉल से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। मिस माया का ऑफिस दूसरी तरफ। मिस माया अपने ऑफिस रूम में बैठी एक बड़ी स्क्रीन पर कुछ देख रही थी। वह स्क्रीन पर एक अजीब लड़के को देख रही थी, जिससे उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती हैं। मिस्टर विलियम, आप अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनके साथ मिलकर जल्द से जल्द इस लड़के का पता लगाइए, मिस माया एक बड़े आदमी जिसका नाम विलियम था को आदेश देती है। मिस माया का आदेश सुनकर विलियम सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। टूर्नामेंट हॉल। यहां आदित्य और क्यारा अपने घर पहुंच चुके थे। आदित्य, तुम्हारा मैच कब है? क्यारा पूछती है। हाँ, मेरा मैच का समय आ रहा है। असल में मैं लास्ट ग्रुप में था, इसलिए अभी थोड़ा वक्त बचा हुआ है, आदित्य सोचते हुए जवाब देता है। क्यारा सिर हिलाती है। क्यारा, क्या तुम मेरा मैच देखने आ रही हो? आदित्य पूछता है।
ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स, मैं आऊंगी, क्यारा जवाब देती है। फिर वे दोनों मार्शल हॉल जाने लगते हैं। मार्शल हॉल हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ था। वहां आदित्य के स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, लेकिन उनके चेहरे उतरे हुए लग रहे थे। असल में समर्थ और कबीर प्राइमरी राउंड्स में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और रिंग में विराज का प्रदर्शन भी कुछ खास अच्छा नहीं था, इसलिए उनके चेहरे उतरे हुए थे। आदित्य ये सब देख रहा था। तभी, आदित्य, तुम अब आए हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कल्पना आदित्य के पास आती है और उसे आते ही क्यारा का मूड खराब हो जाता है। कल्पना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा तो मैच हो गया ना? आदित्य कल्पना से पूछता है। ये सुनकर कल्पना को गुस्सा आ जाता है। आदित्य, तुम ये बात कैसे कह सकते हो? क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं? तुम मुझे चीयर अप करने आ सकते हो, तो क्या मैं तुम्हें चीयर अप करने नहीं आ सकती? कल्पना गुस्से में कहती है। उसे गुस्से में देख आदित्य हंसने लगता है। कल्पना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या दोस्ती में हंसी मजाक भी नहीं कर सकते? आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर कल्पना का गुस्सा शांत हो जाता है। फिर वह आदित्य का हाथ पकड़कर उसे सीट्स की तरफ ले जाने लगती है। तभी उसकी नज़र उनके साथ चल रही क्यारा पर पड़ती है। हेलो मिस, ये सीट्स पार्टिसिपेंट्स के लिए अरेंज किए गए हैं। क्या आप भी पार्टिसिपेंट हो? कल्पना क्यारा से पूछती है। मैं। क्यारा चौंक जाती है। हाँ, इसने भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, आदित्य कल्पना को जवाब देता है। फिर वे तीनों अपनी सीट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ क्यारा को कल्पना पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि ये लड़की टॉप 5 में आ जाए और इसका सामना मुझसे हो। फिर मैं इसे सबक सिखाऊंगी। क्यारा मन ही मन सोचती है और कल्पना की तरफ घूर कर देखती है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। आगे के चैप्टर्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।